हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री आपका ख़त्म हो गया था, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज शीट भी जो था वो भी आपका ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया है, प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्री का। और जेई शीट वगैरह आपको करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट में भी कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चंस डाउट था, ठीक है। वो डाउट और जो आपका जेई शीट में 1 से लेकर 50 तक करने के लिए दिया गया था, वो उसमें भी जो कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा आपको, वो वाला डाउट, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग अभी बस इसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का फिर 1 से लेके, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो जेई शीट मिला है, जेई शीट आप लोग अप टू 75, ठीक है। तो अप टू 75 तक आप लोग देख लेना, है ना। उसमें जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग डिस्कशन कर देंगे। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट में भी कुछ लोगों का थोड़ा बहुत डाउट था, ठीक है। तो उस शीट को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट आप अप टू 75 तक 25 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलो कि मुझे डेली इतना करना है, ठीक है। लेकिन डिस्कशन आपका पूरा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग ये कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कशन वाला पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक आप ऑलरेडी 10th में भी एक बार पढ़ चुके हो, है ना। वहां पे भी आपने इसका रूट्स कैसे निकलता है, ये सब कुछ, जो जितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो सब कुछ आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है वो चीज हम लोग देखते हैं कि इन सब में क्या एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आपको दो टाइप की चीजें पढ़ने को मिलेगी, है ना। एक होता है इक्वेशन एंड एक होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये सब डिफरेंस आपको बार बार ये चीजें आता रहेगा। तो देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या है। पॉलिनोमियल आप देख चुके हो, पॉलिनोमियल एक चैप्टर ही आपके 10th के सिलेबस में था, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है, एफ एक्स इक्वल टू, है ना, और पी एक्स इक्वल टू हम एक पॉलिनोमियल मान रहे हैं, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और इसी टाइप से आपका ये बढ़ता जाता था, याद होगा आपको, है ना। और ये कहाँ तक मान लिया, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। तो इस टाइप तक चल रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है, इफ एन जो है वो आपका किसको बिलोंग करे, होल नंबर को। ये सब आपने पढ़ा था पहले, है ना। और ए एन से लेके ए जीरो तक, है ना, ए एन ए जीरो से अप टू, ये सब किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल आप तब तक बोलोगे जब तक पावर इसके कितने होनी चाहिए, और हर एक पावर, है ना, एक्स की जितने भी पावर एक्स जहां जहां दिख रहा हो उन सब पावर क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब आप दो पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हो तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ये चीज हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है ना। अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो ग्राफ आप सोच सकते हो कि नहीं, है ना। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। तो जो कर्व होता है वो कर्व एक्चुअली में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का अगर होगा तो उसी कर्व को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। जैसे अगर इसी पी वाई को हम क्या बोलते हैं, पी एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो गया, है ना, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वाई इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और इस टाइप से आप समझ रहे हो कि इसी टाइप से आप एक एक पावर बढ़ाते जाओगे तो इस टाइप का टर्म आपको मिलता जाएगा। और इसी का एक और पार्ट होता है y इक्वल टू सिंपली a, है ना। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है, n पावर के टर्म्स में देखना, है ना। ये जो आपका n है, यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपके पास n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें कैसे पता चला, जब आपका n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और n क्या है आपका मैक्सिमम पावर। ठीक है, दूसरा इस वाले में देखो आप कि क्या है आपका ax प्लस बी के फॉर्मेट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, n की वैल्यू यहां पे कितनी है 1, तो n की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको याद होगा, है ना, फाउंडेशन क्लास में भी मैंने ये चीजें डिस्कशन की थी। यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम पावर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, ये जो n है ये क्या है, मैक्सिमम पावर की बात हो रही है। ठीक है, ये तो n तो सीख है, यहां पे जो n हो रहा है ये n क्या है, मैक्सिमम पावर है। ठीक है, इस वाले में देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, n इक्वल टू 2। इसमें देखो n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, n इक्वल टू 3। इसमें n की पावर कितनी है 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी टाइप से आगे n इक्वल टू 5, 6, 7, 100 कितना भी जा सकता है। तो बाकी आगे का नेमिंग आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, जो नेमिंग की बात होती है, नेमिंग आपको बस यही 3 से 4 याद रखना पड़ता है। बाई क्वाड्रेटिक कहीं कहीं पे यूज होता है, तो अब इसलिए मैंने n इक्वल टू 4 तक आपको बता दिया, है ना। तो इतने नेम तक याद रखना है कि इन सबको नेम से कभी कभी बोल दिया जाता है, बाकी के लिए वो पावर के टर्म्स में हमें समझना है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। देखो यहां पे मैंने वर्ड पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल यूज किया, अभी तक ये इक्वेशन नहीं बना है। ठीक ना, ये अभी तक इक्वेशन नहीं बना है। जब आप लीनियर को, है ना, लीनियर को किसी के साथ इक्वेट करते हो, मान लो मैंने 2 के साथ इक्वेट कर दिया, है ना, तो अब ये क्या बन गया, अब ये इक्वेशन बन गया। क्लियर है, इक्वेट करने पे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक और टाइप का वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं, कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे तो आपको कभी कभी इस टाइप से वर्ड यूज होता है, इक्वेशन एंड, है ना, इक्वेशन और आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये दो टाइप के वर्ड भी यूज होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से आपका क्या बनता है, इक्वेशन या आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, इस दोनों के लिए किसी न किसी टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब तक आप इक्वेट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, वो ना ही इक्वेशन बनेगा ना ही आइडेंटिटी बनेगा, है ना। तो इन जनरल टर्म में आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा, इक्वेशन होगा। इक्वेशन का ही पर्टिकुलर केस क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, मान लो यहां पे मैं कुछ भी ले लेता हूं, 2x प्लस 3 ले लेता हूं। ठीक है, नंबर्स के टर्म में लिख लो, ए बी सी के टर्म में नहीं लिखते। 2x² प्लस 3x प्लस 4, इस टाइप से मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो दोनों के y को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। तो यहां पे जब मैंने इक्वेट किया तो अब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। और इक्वेट मैं किसके साथ कर सकता हूं, इक्वेट जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल के साथ ही करो, किसी के साथ भी आप कर सकते हो, है ना। आप 2x प्लस 3 को cos x के इक्वल कर सकते हो, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, और दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। वैसे ही आप पॉलिनोमियल को, पर्टिकुलरली हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल के टर्म्स में आपको बता रहा हूं। तो ये मैंने देखो एक्सपोनेंशियल के साथ इक्वेट कर दिया, लॉग के साथ इक्वेट कर सकते हो, कैसे भी इक्वेट करो। इक्वेट जब भी करोगे वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो कि मैं एक पॉलिनोमियल ये ले रहा हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, और इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो इक्वेट करने पे ये क्या बन गया, ये तो इक्वेशन बन गया, है ना। लेकिन इक्वेशन बनने के साथ साथ यहां पे एक चीज और आप और ध्यान दोगे कि ये जो है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आप इसको कोई सा भी x दे दो, ये चीज ऑलवेज क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है।
है ना। तो अगर ये x की हर एक, जैसे आप x की वैल्यू अगर आप 0 भी पुट कर दोगे तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होगा, x की वैल्यू 1 भी पुट कर दोगे तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होगा, x की वैल्यू 100 भी पुट कर दोगे तो भी होगा, है ना। तो ये देखो x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, है ना, जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। और इस वाले में देखो ये x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है ना। तो इक्वेशन क्या होगा आपका, ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x और नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो क्योंकि आपने इक्वेट तो कर दिया है, तो इक्वेट कर दिया है तो इक्वेशन तो बन गया है, लेकिन इक्वेशन में भी हम आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, अगर वो सारे x के लिए ट्रू है तो हम उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, और अगर वो कुछ x के लिए या किसी भी x के लिए ट्रू नहीं है तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो अब आपको इक्वेशन, आइडेंटिटी और पॉलिनोमियल, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कांस्टेंट वाला पार्ट आप लोग ग्राफ में पढ़ चुके हो, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हो लीनियर ग्राफ के टर्म में, ठीक है। लीनियर वाले पार्ट को हम लोग लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन के पार्ट में हम लोग फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस वाले पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं थर्ड वाला केस आ रहा हूं, कहां पे हम लोग पर्टिकुलरली कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन जनरल फॉर्मेट किस टाइप का होता है, इन जनरल फॉर्मेट आपको पता हो, है ना। इन जनरल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नहीं लिखा है, हमें सॉल्व पढ़ना इक्वेशन ही है, लेकिन हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां तक क्लियर सबको, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब बनेगा जब आपका जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, है ना। तो यहां पे जो हाईएस्ट पावर है क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे, है ना। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, बताओ क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, है ना। तो यहां पे जो x के साथ टर्म है ना, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ a क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे बताया। और b और abc आपका क्या हो सकता है, b और c आपका कुछ भी आप ले लो, b रियल नंबर में कुछ भी ले लो, c रियल नंबर में कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन a आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। अगर 0 होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर a की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये टर्म तो आपका क्या हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक फिर रहेगा ही नहीं, है ना। तो इफ a इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन क्यों है, इफ a इक्वल टू 0 देन y विल बी इक्वल टू bx प्लस c विच इज लीनियर। क्लियर है। तो हम एक्चुअली में पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमें ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, ताकि हम इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो अब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो हम इसका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख लेते हैं। अब ऑलरेडी आप ये फंक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, और वहां पे हमने इसी को क्या बोला था, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला था। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, आपका कर्व कैसा होगा, या तो अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड में आपके पास तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, और एक टच करते हुए जा सकता है ना। तो ये तीनों कर्व किसके लिए है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, है ना। ये तीन पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। ये चीज कब होगा, ए पॉजिटिव के लिए, ये सब आप कर चुके हो। और ए पॉजिटिव के लिए आपका कर्व किस टाइप होता है, अपवर्ड ओपन होता है ना। आपका जो कर्व होता है क्वाड्रेटिक, वो किस तरफ ओपन होता है, अपवर्ड ओपन होता है। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो आपका कर्व डाउनवर्ड साइड में ओपन होगा। और डाउनवर्ड साइड में फिर से आपके पास तीन सिचुएशन क्रिएट होगा, है ना। या तो ये एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे होगा, या टच करते हुए जाएगा, या कट करते हुए जाएगा, है ना। तो ये किसके लिए कर्व है, ए लेस देन 0 के लिए। तो ए लेस देन 0 के लिए आपके पास जो कर्व होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, है ना। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये भी किसका कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, यहां पे ये ध्यान देना कि सिर्फ x में क्वाड्रेटिक है, y का पावर कितना है, 1 है ना। तो आप इस तरीके से कर्व को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीजें आपने पहले भी देखा होगा, 10th में भी शायद देखा होगा, या 10th में नहीं देखा होगा तो कहां पे देखा होगा, आपने फंक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था। क्लियर है ना। तो फंक्शन वाले पार्ट में ये सब चीज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ कि कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करना है और कैसे आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हो, वो सब हमने वहां पे बताया था। ठीक है, अब देखो कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला भी आपको बताया था, याद होगा, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला भी पार्ट आपको मैंने बताया था, है ना। तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट अगर आपको पता हो, ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। किसी से आप 10th का बुक लेके आप ये चीज देखना कि इसमें कैसे कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर होता है। और यहां से जब आप देखोगे तो ये किस तरीके से बनता है ना, y माइनस डी बाई 4a, ठीक है, चेक करना, है ना, प्लस डी बाई 4a होता है, इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर करोगे, ये वाला पार्ट आपके 10th के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको इसने कैसे कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर में किया, ये चीज उसने बुक में बताया। ठीक है, तो आप बुक में देखना कि इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, और आपको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। मैंने किसके इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वेट किया, तो ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट्स निकालना आता है ना। तो रूट्स क्या होता है, x इक्वल टू, ये सब सॉल्व करना आता है आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, है ना। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, है ना। ये इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां से देखो x की कितनी वैल्यू निकल के आती है, तो x की 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करोगे तो ये आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंडर वाला जो टर्म है उसको मैं d एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए हो गया। ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू कौन सी होगी, नेगेटिव साइन के साथ, तो x माइनस रूट ओवर माइनस डी बाई ट्वाइस ए। ठीक है, और यहाँ पे d हमने किसको एज्यूम किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है ना, यहाँ पे जो आपका d लिखा हुआ है ना, आप ऊपर में जो देखोगे, ये जो मैंने इसको कन्वर्ट किया परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद
ये इसी फॉर्मेट का निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो आपका d है, यहाँ पे d यही है, ठीक है। तो ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है ये इसी फॉर्मेट में आता है, y प्लस d/4a डिवाइडेड इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ पे जो d होता है ये कौन सा d होता है, ये सेम यही नोटेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बाकी सब की वैल्यू तो आपको पता ही है ना। बाकी सब की वैल्यू आपको पता है कि ABC किसका किसका कोफिशिएंट है, कौन कौन सा टर्म है। तो ये सब चीजें आपने 10th में किया होगा शायद। d क्या होता है, d को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, याद होगा आपको। d को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभी अब देखो कि यहां पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट्स कैलकुलेट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने आ रहे हैं, यहां पे पर्टिकुलरली 2 रूट्स आ रहे हैं, है ना। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। इस दोनों रूट्स को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम जब भी आप बोलेंगे कि इसके 2 रूट्स हैं तो 2 रूट, एक रूट्स को मैं अल्फा मान लूंगा और एक रूट को मैं बीटा मान लूंगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको अल्फा बोलो किसको बीटा बोलो, बस जब भी मैं बोलूंगा कि इसके 2 रूट्स हैं तो हमेशा 2 रूट्स में अल्फा बीटा के टर्म्स में लूंगा ताकि कैलकुलेशन आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो जब वहां पे करूंगा तो मैं आपको वो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। यहां पे देखो x की वैल्यू किसके इक्वल है, यहां से देखो, अगर इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, x की वैल्यू किसके इक्वल है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए किया था हमने ये। और यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो हमने फंक्शन में ये चीजें पढ़ा है कि डी रूट के अंडर की चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, अगर आपको रियल के लिए सॉल्व करना है तो, है ना। तो यहां से देखो डी की कितनी कंडीशन होगी, डी की 3 कंडीशन बनेगी। और यहां पे देखो डिनोमिनेटर में a आ रहा है ना। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या आपका कोई x निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्लियर है। इसलिए हमने a को नॉट इक्वल टू 0 लिया था। यहां पे देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको तो हम नॉट इक्वल टू 0 ही करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो d पे 3 सी कंडीशन आती है, कौन कौन सी कंडीशन आती है, d की वैल्यू आपका 0 से ज्यादा हो सकता है, d की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है और d की वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। हम a के साइन पे अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, किसके साइन पे कमेंट कर रहे हैं, d के साइन पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हमारे पास कितने रूट्स मिलते हैं, ना, देखो d अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके x की 2 रियल वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, 2 रियल वैल्यू, 2 रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, इसमें से दोनों सेम नहीं होगा, है ना। तो 2 रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू और डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो d 0 हो गया तो ये कंप्लीट पार्ट तो 0 हो गया, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, माइनस बी बाई ए। तो कितने मिलेंगे आपके पास, 1 रियल रूट्स, है ना। और इसी 1 रियल रूट्स को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, है ना। यहां पे आपको जो दोनों वैल्यू है वो दोनों वैल्यू एक्चुअली में क्या हो गया, कंबाइन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड रूट्स, ये सब आपने किया होगा। और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 रूट्स मिलता है हमें यहां पे भी, लेकिन ये क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, है ना। और इमेजिनरी इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। और इसके लिए हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमें ये नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट ही आएगा। तो हम इस वाले पार्ट को डिटेल में, रूट्स वाले पार्ट को पर्टिकुलरली कि रूट्स क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या करते हैं, वो सब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हमें इसका ग्राफिकल मीनिंग समझना है क्या है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है, देखो जो आपके पास इक्वेशन था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनाया था, देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमने किया था, है ना। और अगर आप यहां से 2 अलग अलग कर्व को ब्रेक करने का ट्राई करो, है ना, याद होगा आपको,
इक्वेशन से हम कर्व बना सकते हैं, तो क्या करना है, सिंपली दोनों साइड को y के इक्वल कर दो। तो एक कर्व ये था और एक कर्व ये था, इस दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारा इक्वेशन बना था, है ना। और y इक्वल टू 0 क्या होता है एक्चुअली में, एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, इसका मतलब, है ना। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू कर्व, है ना। तो दीज टू कर्व का इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं, वही क्या होता है आपका, रूट्स देता है कि नहीं। तो यहां से जो आप रूट्स निकाला था आपने, दो रूट्स, एक को मैं अल्फा बोल रहा हूं, एक को मैं बीटा बोल रहा हूं, है ना। तो दो रूट्स हमें कब, दो रूट्स को हम कौन सा वैल्यू बोल रहे हैं, जब ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये पॉलिनोमियल है, इसको प्लॉट करना आता है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, इसको प्लॉट करना आता है। इसका मतलब x एक्सिस और कर्व जो है वो जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू पे, है ना, d की वैल्यू पे, d से आप क्या कमेंट कर सकते हो, d की वैल्यू से आप क्या कमेंट कर सकते हो, d से आप रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हो, है ना। तो d से आपको क्या पता चलता है, अबाउट रूट्स, रूट्स के बारे में हमें पता चलता है कि उसके कितने नंबर रूट्स हैं, है ना। और इसी को क्या बोल सकते हो, अबाउट नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ हम नंबर ऑफ रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ये मतलब आपको समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगर ये इक्वेशन है ना, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, देखो, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो मैं तीन सिचुएशन लेता हूं, है ना। डी की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं तीन सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने। देखो, हमें पता है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही मुझे किसके बारे में बताएगा, रूट्स के बारे में बताएगा, है ना। तो अगर मैं आपको, अगर किसी ने मुझे ऐसा कर्व प्लॉट करके दे दिया, है ना, अगर किसी ने मुझे इस टाइप का कर्व प्लॉट करके दे दिया, ठीक है, किसी ने मुझे इस टाइप का कर्व प्लॉट करके दे दिया, ठीक है ना, यहां से मैं इस टाइप से टच करते हुए जा रहा है, और किसी ने मुझे इस टाइप का कर्व प्लॉट किया, ठीक है। तो यहां पे बताओ कि आप किस किस के बारे में कमेंट कर सकते हो। हमारे पास ये कर्व किसका है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो रूट्स हमें कहां पे दिखाई पड़ेगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन, है कि नहीं। इस दोनों का क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, बस हमें वो देखना है। तो देखो, कर्व आपके सामने है, कहां कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, तो यानी यही दोनों इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, है ना। तो इस केस में हमारे पास कितने रूट्स मिले, 2 रूट्स मिले। समझ में आ रहा है, ग्राफ देख के मैंने रूट्स कैसे बताया। यहां पे देखो क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो यहां पे इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखता हूं, है ना। कर्व और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे, है ना, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना। और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस दी एक्स एक्सिस। और टच करने का मतलब कितने पॉइंट पे टच कर सकता है कोई कर्व, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, है ना। तो टच सिर्फ हमेशा एक पॉइंट पे ही होता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं होता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर टच बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्लियर है। और अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, 1 रूट्स, ठीक है। और यहां पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट टच दी एक्स एक्सिस, ठीक है, टच दी एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, नो रियल रूट्स,
है ना, एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी हम रूट्स की बात करेंगे, है कि नहीं। अगर यहां पे आपको कट कर रहा है इसका मतलब आपको रूट्स दिखाई दे रहा है, तो यहां का जो रूट्स होगा वो कौन सा रूट्स होगा, रूट्स आर रियल, है ना। यहां पे भी आपको एक रूट्स कट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहां पे देखो इस पॉइंट पे कट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहां पे भी हम क्या बोल पाएंगे, रूट इज रियल, ठीक है। यहां पे क्या हमें कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं बोल रहा है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो हम इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको रूट्स के बारे में पता चल गया कि कितने रूट्स हैं, तो देखो हम रूट्स के बारे में यहां से डी से भी कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपको डी के बारे में कोई पूछे यहां पे, तो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। हम डी कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डी आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली, पॉजिटिव होगा। यहां पे आप डी क्या बोल सकते हो, डी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक ही रूट मिल रहा है, और डी की वैल्यू यहां पे क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तीनों वाले कर्व में ग्राफ अपवर्ड है, तो ए के बारे में भी हम कमेंट कर सकते हैं। देखो हमने ए के बारे में भी तीनों पे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो कर्व को फिर से ध्यान से देखो, कर्व को अगर फिर से आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट आपको कब मिलेगा, सी वाला पार्ट आपको तब मिलेगा जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, है कि नहीं। और x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो आपका जो कर्व है वो इसको कहां पे कट करेगा, है ना। अगर आप x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c, है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, यानी ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको क्या देता है, वैल्यू, है ना। ये जो c है, ये c क्या बताता है ना, कर्व, है ना, कर्व कट्स दी y एक्सिस, है ना। तो ये जो c वाला वैल्यू है, c वाला वैल्यू क्या बताता है कि ये कर्व y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ना। तो यहां पे देखो पहले वाले में c कहां पे होगा, यहां पे होगा। इस पॉइंट को क्या मैं बोल सकता हूं, 0, c। इस वाले पॉइंट में देखो c कहां पे है, 0, c। इस वाले कर्व में c कहां पे है, 0, c। क्लियर है। और अब बताओ कि आप c पे भी कमेंट कर सकते हो कि नहीं। तो यहां पे c क्या होगा, इस केस में नेगेटिव होगा, इस वाले केस में c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेक करके देखो, इस वाले c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो देखो सिर्फ एक ग्राफ के हेल्प पे मैं इतना कुछ कमेंट कर पा रहा हूं, है ना। और ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले। तो हमें जब भी एक कर्व कोई दे और अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पाओ, तो इतना कुछ आपके माइंड में तुरंत रिवाइंड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सब चीजें इसके बारे में पता है। क्लियर है ना। तो ये सब चीजें आपको इजीली समझ में आ रही है। इसके बाद हम फिर से आते हैं इस वाले पार्ट पे, है ना, इस वाले पार्ट पे जहां पे हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, है ना। इस वाले पार्ट पे देखो, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट को मैं यहां पे फिर से प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से प्लॉट करता हूं। जैसे आपके पास ये कर्व है, ठीक है, ये है, और मैं एक कर्व रैंडम सा इस टाइप से ले रहा हूं, ठीक है। इस टाइप से मैंने एक कर्व लिया। तो अगर कोई पूछता है कि इस कर्व के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो, तो यहाँ पे 2 रूट दिखाई दे रहा है, तो d को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। अपवर्ड है तो a को भी पॉजिटिव बोल सकते हैं। इन जनरल मैं इक्वेशन क्या ले रहा हूं, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं इन जनरल ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं। c की वैल्यू इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। ये सब चीजें हमेशा नहीं होगी, ये सब चीजें हम इन जनरल फॉर्मेट में नहीं बोल रहे हैं। ये सब हम किसके लिए बोल रहे हैं, इस ग्राफ को देख के बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ग्राफ चेंज कर देगा, किसी ने ग्राफ ऐसे बना दिया, तो उसके लिए मेरी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बना रहा हूं। इसके लिए a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको पता है कि इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a इंटू x प्लस b बाई ट्वाइस a का होल स्क्वायर, है ना, b प्लस ट्वाइस a का होल स्क्वायर। अब ये जो यहां पे देखो, इस वाले पार्ट को अगर आप इक्वल टू 0 करोगे, किस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो y प्लस डी बाई 4a करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी,
माइनस डी बाई 4a मिलेगी, है ना। और इस वाले पार्ट को जीरो करोगे, x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो x कितना मिलेगा आपको, माइनस b बाई ट्वाइस से मिलेगा, माइनस b बाई ट्वाइस। और ये दोनों वैल्यू एक्चुअली में कौन सी वैल्यू होती है, इस वाले पॉइंट का वैल्यू होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स का ये x कोऑर्डिनेट है, कितना होगा, माइनस b बाई ट्वाइस से, और ये क्या होता है, माइनस डी बाई 4a, ठीक है। और अगर आपको इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप इस कर्व का डोमेन भी बता सकते हो, है ना। इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन r होता है, आपको पहले मैंने बताया था। रेंज कहां से कहां तक लोगे, तो रेंज इसका सबसे इस वाले पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो देखो आप लाइट जलाओ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपको वाई एक्सिस पे शेडो दिखाई पड़ेगा कहां से कहां तक, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना है वाई कोऑर्डिनेट का, माइनस डी बाई 4a, है ना। तो माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी पर, इस पे क्लोज लगाएंगे, इसको ओपन लगाएंगे। 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, आप चेक कर सकते हो, मेनी 1 फंक्शन होगा, है ना। और ऑन टू होगा या इन टू होगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, इन टू होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा फंक्शन, है ना, क्योंकि ये फंक्शन है ना, ये क्या है, फंक्शन है, ये कर्व जो है आपका ये क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन है तो ये सब कुछ आप डिफाइन ऑलरेडी कर सकते हो, है ना। और फंक्शन बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, आर टू आर हमारा डिफाइन है ना। तो ये सब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, इस टाइप से, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर्व के बारे में, कर्व से आप इसको रिलेट करके देख सकते हो, है ना। तो कर्व से आप इसको रिलेट करके देख सकते हो। एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है ना, एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है, आज बस हम लोग बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिटेल में इसको कवर करेंगे, ठीक है। एक और पार्ट आप ध्यान रखना रूट्स के बारे में, ठीक है, कि अगर इसको आप पॉइंट बना के ही लिख लो, ठीक है, इसको आप पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है। तो कहां पे डी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पे क्या क्या होता है आपको पता चल गया, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेना, इफ ए बी सी बिलोंग टू क्यू, क्यू क्या है, रैशनल नंबर, है ना, बी बिलोंग टू क्यू रैशनल नंबर, एंड डी जो है, डी क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ऑब्जेक्टिव। देन रूट्स आर, देन रूट्स आर रैशनल, ठीक है, देन रूट्स आर रैशनल। तो अगर ए बी सी आपका रैशनल हो और डी भी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स भी इसके आपको क्या मिलेंगे, रैशनल ही मिलेंगे, है ना। तो रूट्स आर रैशनल, है ना। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ इसी में, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या हो जाएगा आपका, रूट्स आर इररेशनल, ये आपको पता होगा, है ना, रूट्स आपका क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा, है ना। तो रूट्स आपका यहाँ पे इररेशनल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसी में है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखना, इररेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। अगर आपका रूट्स इररेशनल में आ रहा है, ठीक है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बस अभी आप लिख लो ये, इररेशनल एंड कॉम्प्लेक्स रूट, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, irrational and complex root of quadratic equation always comes with conjugate, है ना, with conjugate। conjugate मतलब क्या हो गया, और
ऑलवेज कम्स इन पेयर, है ना, हमेशा ये पेयर में आता है, ठीक है। कभी भी आपका जो इरेशनल रूट अगर आपका कोई आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि सिंगल रूट आएगा, ठीक है। अगर इरेशनल रूट होगा तो उसका कोई ना कोई एक कॉन्जुगेट पार्ट ही होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब क्या हो गया, है ना, कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर का पता होगा तो रैशनल नंबर किस टाइप से होता है, प्लस माइनस प्लस रूट क्यू टाइप का, है ना। तो अगर किसी इक्वेशन का p प्लस क्यू रूट है तो इसी इक्वेशन का p माइनस रूट क्यू भी रूट होगा एक, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी सिर्फ एक यही किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता है। जब भी अगर किसी ने बोला कि ये इसका रूट है तो बाय डिफॉल्ट इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो कभी भी जैसे कोई भी रूट हो हमेशा स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा क्या आएगा, इसी तरीके से प्लस माइनस साइन दोनों के साथ आएगा। तो हमेशा ये दो वैल्यू देगा और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बोल रहे हैं। एक प्लस के साथ होगा तो एक माइनस के साथ होता है ना, तो इसको हम कॉन्जुगेट इसलिए बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहां मैंने साइड में पेयर भी लिखा है, तो हमेशा आपको दो मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इरेशनल नंबर इरेशनल रूट मिल रहा है तो दो रूट मिलेगा। सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स के केस में भी होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट याद हो, ठीक है, और या जिस लोगों ने किया है तो ये चीज, और जिसने नहीं किया वो बस आप लिख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट का होता है, याद होगा आपको। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट a प्लस आई बी फॉर्मेट का है तो इसका एक और बाय डिफॉल्ट रूट क्या होगा, a माइनस आई बी फॉर्मेट का भी होगा, a माइनस आई बी भी होगा, है ना। तो इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जो है अगर इरेशनल है, सॉरी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है अगर इरेशनल है ना, या कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है तो वो कभी भी सिंगल में नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज पेयर में आएगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में जानबूझ के वो क्या करता है कि आपको बोल देगा कि एक इरेशनल रूट है और उसका रूट क्या है, p प्लस रूट टू है ना, और उसने दूसरा रूट आपको नहीं बताया। तो दूसरा रूट नहीं बताया तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि इसका दूसरा रूट p माइनस रूट टू होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी अगर वो एक रूट बताता है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट उसका यही होगा, ठीक है। ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा क्या होगा, पेयर में आएगा, क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट इसी का, ठीक है, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लिख लो, इफ अ quadratic equation has, है ना, more than टू रूट्स, ठीक है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम टू रूट ही हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मोर देन टू रूट्स हैं, यानी दो से ज्यादा रूट है ना, हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक पॉइंट लिख लो, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स, है ना। अगर इन जनरल हमने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, दो ही रूट हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने, है ना, रूट्स मतलब क्या हो गया कि या तो उसके कोई रूट्स नहीं होंगे या एक रूट हो सकता है या मैक्सिमम टू रूट तक जा सकता है, उससे ज्यादा रूट्स नहीं हो सकता है ना। आपने अभी ग्राफ में भी देखा है कि तीन टाइप के ग्राफ ही आपके पास पॉसिबल है, कोई रूट्स नहीं, एक रूट्स और दो रूट्स, है ना। इसके अलावा कोई ऐसा कर्व नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जहां पे वो एक से ज्यादा बार कट करे, है ना। मोर देन टू रूट्स का मतलब क्या होगा, कर्व को वो एक से ज्यादा बार कट करेगा, लेकिन वैसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be, or that quadratic equation becomes an identity, है ना। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट है तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, अगर किसी ने बोला कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है,
और किसी ने बोला कि इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट है, ठीक है, मोर देन 2 रूट्स हैं, तो इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होता है कि ये आइडेंटिटी बन जाए, है ना। और आइडेंटिटी बनने का मतलब क्या होगा कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू हो जाएगा, है ना। और x की हर एक वैल्यू के ट्रू होने के लिए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसके सारे, ये सारे कोफिशिएंट्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और उसी केस में आपका ये क्या बन सकता है, आइडेंटिटी बन सकता है ना। तो कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बोल दे आपको कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, है ना, 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि वो एक्चुअली में क्या रहा होगा, वो एक्चुअली में आइडेंटिटी रहा होगा, है ना। और जब भी आइडेंटिटी होगा तो आपको क्या कंडीशन लगानी है, ये हमें कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो ये किसका कंडीशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिटी होने का, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक पार्ट्स देखा, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कैसे क्या होता है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए बस आप ये सब रिवाइज करो, ऑलरेडी आप ये चीज कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। बस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताया, तो उन सब चीजों को एक बार आप थ्योरी वाले पार्ट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से देखते रहना, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम क्वेश्चंस जेई वाले क्वेश्चंस करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में इस नाम से कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक करके है, लेकिन वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं है जो उस बुक में है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में जब करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जेई वाले शीट से, है ना, जेई शीट के अप टू क्वेश्चन नंबर 75 तक आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कशन होगा। और जो आपका प्रैक्टिस शीट है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट आप लोग कंप्लीट करना। इसमें कोई डाउट होगा तो ये दोनों डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।